हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। पिछले दिनों से जो हमारी ऑफलाइन कक्षाएं चल रही थी वो अब कक्षाएं अनियमित हो चुकी है और अब हम पुनः ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम सेकंड पेपर में बढ़ रहे हैं और आज मैं आपको कहानी विषय को समझा रहा हूँ। कहानी, हिंदी कहानी। तो आज हमारा विषय है हिंदी कहानी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ। हिंदी कहानी किस प्रकार से प्रारंभ हुई है, प्रथम कहानी के रूप में कौन कौन सी कहानी आई है और उन कहानियों को उन कहानियों में कौन सी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है और क्यों माना गया है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, हिंदी कहानी जो आज हमारे सामने जिस रूप में आई है वह इस रूप में प्राचीन काल से नहीं थी। पहले कथा, आख्यायिका या बातों के नाम से हिंदी कहानी जानी जाती थी और जो आधुनिक मानदंड हुई कहानी के जो तत्वों पर निर्धारण किया गया है वो तत्व आधुनिक कहानी में ही माने जाते हैं। जो छह तत्व है, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्रण, कथोकथन या संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये जो छह कथा तत्व है, कहानी के तत्व है, इन तत्वों से इन कहानी को ही आधुनिक कहानी माना गया है। अब हिंदी कहानी की जो आधुनिक कहानियां हैं उन कहानियों में ही इन संपूर्ण तत्वों का समावेश किया गया है। इससे पहले की जो कहानियां थी, कहानियां मानते हैं लेकिन उन कहानियों में इन तत्वों का अभाव था, ये तत्व नहीं पाए जाते थे। इस कारण विद्वानों ने कहानी की दृष्टि से उनको कहानी नहीं माना है। उन्हें आख्याय के रूपों में, बातों के रूप में, कथाओं के रूप में जाना जाता है। हिंदी कहानी का विकास 20वीं सदी के प्रारंभ से हुआ है और किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से काल में हुआ है। तो देखिए, हिंदी कहानी को हम देखें तो प्रारंभ से 1900 से मानते हैं, 1900 ईस्वी से। इस कहानी के जो चरण आए थे उन चरणों को मैं संक्षिप्त रूप में आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला जो चरण है उसको पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानी के नाम से जाना गया है। पहला जो चरण है उसको पूर्व प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के नाम से जाना जाता है, ये हम जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो कालखंड आता है उसको हम प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के नाम से जानते हैं। दूसरा कालखंड था या फिर हिंदी कहानी की जो काल है उसको दूसरे खंड के रूप में ही प्रेमचंद की हिंदी कहानी के नाम से जाना गया और इसी में तीसरा जो कालखंड है उसको प्रेमचंदोत्तर नाम से जाना गया। और जो चौथा कालखंड है उसको 1950 के पश्चात की जो कहानी है उसके रूप में जाना जाता है। तो देखिए, पूर्व प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का काल है 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी, 1915-16 तक मान सकते हैं इसको, क्योंकि हिंदी साहित्य में कहानी के क्षेत्र में
और न केवल कहानी बल्कि उपन्यास के क्षेत्र में भी मुंशी प्रेमचंद का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इन्होंने हिंदी कहानियों में, उपन्यासों में जब से पदार्पण किया है कि नई मानदंड बन गई है। और तो आम जीवन का चित्रण, आम जीवन की समस्या, सामाजिक समस्या जो कुछ भी है, इन्होंने बड़ी सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। तो प्रेमचंद का जो आगमन हुआ है वो लगभग 1915-16 में हुआ है और इनकी पहली कहानी के रूप में पंच परमेश्वर को माना गया है। तो पंच परमेश्वर की जो कहानी है उससे पहले का जो कालखंड है वो मुंशी प्रेमचंद को कार्य किया करते थे, लेकिन हिंदी में नहीं, ये उर्दू में किया करते थे और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। तो देखिए इनका वो नाम धनपत राय था। तो इनसे पहले का जो कालखंड है उसको प्रेमचंद हिंदी कहानी के नाम से जाना जाता है, जिसका कालखंड की समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक। दूसरा कालखंड आता है मुंशी प्रेमचंद की हिंदी कहानी। तो इस काल का समय है 1916 से 1936 ईस्वी तक। 1936 ईस्वी तक का जो कालखंड है उस कालखंड को प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद की हिंदी कहानी, ऐसी की कहानियों को प्रेमचंद की कहानियों के नाम से जानते हैं। तीसरा कालखंड आता है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, यानी मुंशी प्रेमचंद की जब मृत्यु हो चुकी थी, उनका देहावसान हो गया था, उसके बाद का जो कालखंड है उस कालखंड को प्रेमचंदोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1936 से 1950 तक का जो समय है उसको प्रेमचंदोत्तर, चूंकि हम हिंदी सेकंड पार्ट में रख रहे हैं और हिंदी कहानी व उपन्यास साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम कहानी को पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना है प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी कहानी, जिसका समय विद्वानों ने निर्धारित किया है 1936 से 1950 ईस्वी। इसके पश्चात आता है 1950 के पश्चात की कहानी, यानी 1950 के पश्चात की जो कहानियां आई थी उन कहानियों में जो नए नए दृष्टिकोण आए थे, किस प्रकार की सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, साठोत्तरी कहानी है, अलग अलग प्रकार की जो धारणाएं चली थी उन धारणाओं को आधार बनाकर, उन विषय वस्तु को आधार बनाकर या उन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर जो कहानी लिखी गई है उन सारी कहानियों को 1950 के पश्चात की कहानी के रूप में जानते हैं। तो ये आपको मैं एक बार समझा रहा हूं, हिंदी कहानी का प्रारंभ लगभग 1900 ईस्वी से होता है। इससे पहले की जो कहानियां थी वो कहानियां नहीं मानी गई है, वो या तो बात है, आख्यायिका है, कथा है, इनके रूप में जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि जो कहानी के जो तत्व है, कहानी के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व माने गए हैं। कहानी के 6 तत्व माने गए। इन 6 तत्वों का उन कहानियों में अभाव माना गया है और अभाव होने के कारण उन्हें कहानी नहीं कह सकते हैं। इसलिए अब बात आती है हमारी कि हिंदी की कहानी तो चलो ये काल तुमने बांट दिया, लेकिन अब अगली प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि पहली कहानी कौन सी है, किसको माना जाए? तो इस संबंध में विद्वानों की अलग धारणा रही है और उस रूप में विद्वानों ने ये निम्न जो मैं बता रहा हूं इन कहानियों को स्वीकार किया। अब हमारा प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? हिंदी की प्रथम कहानी तो सबसे पहले कहानी के रूप में रानी केशरी की कहानी को माना गया। और इसके रचनाकार इंशाअल्लाह पहली कहानी कौन सी है? रानी काल की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह काको की जो कहानी है इसको हिंदी की पहली कहानी के रूप में माना गया। लेकिन दूसरे विद्वान इसको नहीं मानते थे। उन्होंने राजा भोज का सपना
राजा भोज का जो सपना कहानी थी, इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानने लगे कुछ, और इसके रचनाकार कौन थे? राजा विशाल सितारे हिंद इस कहानी को मानने लगे। अब ये दोनों कहानी को हिंदी कहानी के रूप में, प्रथम कहानी के रूप में जाना जाता था। लेकिन फिर तीसरे नंबर पे कहानी आती है किशोरीलाल मिश्रा की इंदुमती। किशोरीलाल मिश्रा, किशोरीलाल मिश्रा की जो कहानी है इंदुमती, इस कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी है। इंदुमती कहानी हिंदी की पहली कहानी के रूप में मानी है। फिर है राजा भोज का सपना, इंदुमती, और इंदुमती के बाद फिर कहानी आती है अपन की 11 वर्ष का समय, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। ग्यारह वर्ष का समय उसने आचार्य शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। उसके बाद पांचवी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, और ये लिखी है देखिए, रानी केत की कहानी और राजा भोज का सपना, इन दोनों कहानियों को विद्वानों ने हिंदी की पहली कहानी नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि इनमें कथा तत्वों का अभाव माना गया था। क्या माना गया था? कथा तत्वों का अभाव माना गया था। तीसरी कहानी आती है इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना, लेकिन शिवदान सिंह चौहान ने इसे अंग्रेजी कहानी का अनुवाद माना। इस आधार पर इस कहानी को भी उन्होंने पहली कहानी नहीं मान सकती। 11 वर्ष का समय भी मानी गई, लेकिन इस कहानी को भी अस्वीकार किया गया। उसके बाद आती है एक टोकरी भर मिट्टी। टोकरी भर मिट्टी कहानी और दुलाई वाली कहानी। अब हिंदी की जो दुलाई वाली कहानी थी, इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन अब जब नवीन अनुसंधान हो रही है, नवीन शोध हो रही है, उस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक समाचार पत्र में ये 1901 ईस्वी में प्रकाशित की गई टोकरी भर मिट्टी। इस आधार पर हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार की हिंदी की जो विभिन्न कहानियां हैं, हिंदी की जो विभिन्न कहानियां हैं, इन कहानियों को हम प्रथम कहानी के रूप में गिनते हैं, जिनमें से दुलाई वाली को माना जा रहा है। और नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जो टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे कहानी है, वो हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इस आधार पर हिंदी की पहली कहानी का निर्धारण होता है। अब देखिए,
अब देखिए काल विभाजन की सबसे पहले हम आते हैं पूर्व प्रेम चंद युगीन हिंदी कहानी। इसकी समय सीमा क्या निर्धारित की गई? 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक की कहानियों को काल माना है। इस काल की विशेषता क्या रही है तो देखेंगे, इस युग में विशेष तौर से आदर्शात्मक कहानियां लिखी गई। सामाजिक समस्या का चित्र हो किया आम बात है, क्योंकि कोई भी कवि हो या रचनाकार हो, सामाजिक समस्याओं का चित्रण तो वो आवश्यक रूप से करता ही है। क्योंकि यदि अगर वो सामाजिक समस्याओं का चित्रण नहीं करेगा तो वो साहित्यकार में नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और दर्पण में प्रतिबिंब तो झलकता है। इसलिए सामाजिक जो समस्या है, स्थिति है, परिस्थिति है, उनका तो वर्णन करते हैं, लेकिन एक प्रवृत्ति अलग होती है। इस काल की जो कहानीकारों की जो प्रवृत्ति थी, उस कहानीकारों की प्रवृत्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये रही थी कि इस कहानी में आज इस युग में आदर्शात्मक कहानियों का प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ है। आदर्शात्मक कहानी का तात्पर्य क्या है कि सच्चाई की जीत को दिखाना है, अच्छे हमेशा जो बुरा अच्छा करने वाले भला होता है, बुरा करने के साथ बुरा होता है, जो आदर्श प्रस्तुत करती है। उनमें वास्तविकता तो है, समाज का चित्रण तो है, लेकिन समाज के चित्रण के साथ साथ एक आदर्श रूप पेश किया जाता है। उसमें बुरा है, आना भला है, लेकिन अंत भला, सब भला दिखाते हैं, अंत में उसको भला दिखाते हैं। इस प्रकार की कहानियां प्रेमचंद की, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी को देख लीजिए, आदर्शात्मक कहानी, पंच परमेश्वर कहानी। पंच परमेश्वर में व्यक्ति चाहे कैसा भी है, एक अंत में सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, अंत भला करके दिखाते हैं। तो ऐसी कहानी में वास्तविकता तो ही संघर्ष था, समाज की स्थिति का वर्णन है, लेकिन आदर्श आधारित कहानी नहीं है। जबकि मुंशी दूसरा कार आता है मुंशी प्रेमचंद की प्रेमचंद की, जिसमें 1916 से 1936 तक का कालखंड समाहित किया गया है। इस कालखंड में आदर्शात्मक यथार्थवाद दिखलाया गया है। आदर्श है लेकिन यथार्थ के साथ में चित्रण किया गया है। सामाजिक समस्याओं के साथ साथ ग्रामीण जीवन को भी प्रस्तुत किया गया है। नगरीय जीवन और ग्रामीण जीवन को समृद्ध रूप में पेश किया गया है। दोनों जीवन का स्तर प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक विसंगतियों को यहां प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई, लेकिन गहराई से विशेष तौर से कृषक जीवन को आधार ज्यादा बनाया गया है। तीसरे नंबर पर आता है प्रेमचंद का, और इसका समय है 1936 से 50 तक। इसमें साम्यवादी भावनाओं को थोड़ा मनोविश्लेषणवाद की कहानियां उसमें सम्मिलित की जाने लगी है। सामाजिक समस्याओं के साथ साथ मन के भावों के प्रति और बढ़ने लगे हैं। कहानीकारों ने क्या किया है, मानव मन का विश्लेषण चालू कर दिया है। कुछ स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का वर्णन तो लगभग सभी युग में हुआ है, सभी कालखंडों में किया गया है। कुछ किसी रूप में किसी प्रकार से आजादी की आकांक्षा का वर्णन तो सभी कवि, कहानीकार, रचनाकार, उपन्यासकार, नाटककार सभी प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ में ऐतिहासिक गौरव का वर्णन करते हैं तो किसी तत्कालीन समय की स्थिति का वर्णन किया करते हैं। तो प्रेमचंद के काल में इन प्रवृत्ति को छोड़कर थोड़ी कहानी की प्रवृत्ति कुछ और ज्यादा परिलक्षित परिवर्तित होने लगी। और उसके बाद चौथे नंबर पे काल आता है 1950 के पश्चात। 1950 के पश्चात की कहानी, 1950 के पश्चात की कहानियों में बहुत परिवर्तन आ गया था, जहां कहानियों में आदर्श, कल्पना, समाज, विशिष्ट व्यक्ति का वर्णन किया करते थे। उनके स्थान पर आम जीवन था, सामाजिक आम छोटी छोटी समस्या है, रोजगार है, बेरोजगारी है,
सामाजिक संघर्ष है, जातिगत समस्या है, छुआछूत की भावनाएं हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों को भी इन कहानियों में समझ किया जाने लगा है और पारस्परिक संघर्ष की है। लेकिन आजादी के बाद की जो कहानियां थी उनमें इन कहानियों के बजाय परिवर्तन कुछ ज्यादा ही आ गया था। और जहां ये कहानियां एक समाज को आधार लेकर चलती थी, वही कहानी को विशिष्ट केवल व्यक्ति और व्यक्ति की भावनाओं पर निर्भर कर गया था। इस प्रकार की कहानी को मैंने संक्षिप्त रूप में आपके सामने बताने की चेष्टा की है। हो सकता है इन कहानियों के परिचय में आपका पूरी तरह से समझ में न आए, इसलिए मैं तो उनका विस्तार से मैं तेरा करके समझाऊंगा। फिलहाल केवल ये समझना है कि हिंदी पहली कहानी कौन सी है। पहली कहानी के रूप में 6 कहानियों का निर्धारण किया गया था। सबसे पहले राजा रानी की कहानी जो इंशाअल्लाह के द्वारा लिखी गई थी। दूसरी कहानी है हमारी राजा भोज का सपना जो राजा प्रसाद सितारे के द्वारा लिखी गई थी। तीसरी कहानी थी इंदुमती कहानी किशोरलाल गोस्वामी ने लिखी थी। और उसके बाद आता है 11 वर्ष का समय जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे और दुलाई वाली बंग महिला। इस प्रकार ये कहानी मानी गई है। हालांकि बहुत से समय तक बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानी जो है दुलाई वाली कहानी, उसको हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता रहा है। लेकिन प्रथम दोनों कहानियों में कहानी तत्वों का बिल्कुल अभाव था, कहानी के तत्व थे ही नहीं। इस आधार पर पूर्ण रूप से अस्वीकार किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इस कहानी में भी कथा तत्व का अभाव माना। अंग्रेजी कहानी का ये अनुवाद माने गए थे। सरदार सिंह चौहान ने माना कि कहानी में तो है कथा तत्व भी है, लेकिन अंग्रेजी कहानी का अनुवाद है, इस आधार पर इसको प्रथम कहानी नहीं माना जा सकता है। तो दूसरे नंबर पे आती है इसके बाद टोकरी भर मिट्टी, लेकिन इसको भी 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की इस कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि इसके तत्व नहीं माने गए थे। उसके बाद आते हैं टोकरी भर मिट्टी और दुलाई वाली कहानी को पहली कहानी माना जा रहा था, लेकिन नवीन जो अनुसंधान आए उसमें ये स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मित्र में 1901 ईस्वी में टोकरी भर मिट्टी कहानी छपी हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इस आधार पर हिंदी इसको पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया था। धन्यवाद।